हेलो दोस्तों, आपका मिस्टर एंटरप्रेन्योर चैनल में फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी आज की बुक स्टार्ट विद वाई है, जिसे सिमोन सिनेक ने लिखा है, जो एक ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर और ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेंट भी है। दोस्तों, सिमोन सिनेक कहते हैं यह किताब उन लोगों को पढ़नी चाहिए जो लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, जो अपने लाइफ में बिजनेस स्टार्टअप करने के बारे में सोचते हैं। उन्हें यह किताब कंपलसरी पढ़नी चाहिए। इस किताब को पढ़कर आप जान पाओगे कि कैसे आप अपने कंपटीटर को पीछे छोड़ सकते हैं और अपने गोल को हासिल करने के लिए सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इस बुक को डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्यूचर में हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वाई से शुरुआत का मतलब है कि किसी भी काम को लेकर हम एक पर्पज के साथ आगे बढ़ें। मतलब हम इस काम को क्यों कर रहे हैं। आपने कंपनी वाई शुरू की थी, लीडर क्यों बनना चाहते हैं आप, क्या ज़िंदगी में आपका कोई पर्पस है, अगर है तो वाई। यह सब सवाल फिजूल नहीं है। आपको यह बहुत काम के लगेंगे जब आपको पता चलेगा कि कोई मल्टी मिलियनियर कंपनी इसलिए सक्सेसफुल हो पाई क्योंकि वे एक खास पर्पस के लिए बनाई गई थी। उन्होंने अपनी शुरुआत वाई के साथ की, जो इस किताब का सब टाइटल है। कैसे ग्रेट लीडर्स ने लोगों को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर किया। ग्रेट लीडर से हमारा मतलब सिर्फ उनसे नहीं है जो पॉलिटिक्स में है, बल्कि उन सबसे है जो किसी भी इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े पोस्ट पर होते हैं। एप्पल एक लीडिंग कंप्यूटर ब्रांड है, लेकिन बाद में यह मोबाइल और छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी उतर गया। वाई, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। लोगों को एक्शन के लिए इंस्पायर करना, यही ग्रेट लीडरों का काम होता है। एक अच्छा लीडर न सिर्फ लोगों का वोट हासिल करता है, बल्कि उन्हें इंस्पायर भी करता है। ठीक वैसे ही लीडिंग कंपनीज भी लोगों को अपना कस्टमर बनाती है और साथ ही उन्हें इंस्पायर भी करती है। ग्रेट लीडर से कई लॉयल फॉलोअर्स होते हैं जो उनके लिए किसी भी तरह का सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, फिर चाहे कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। फॉलोअर्स अपने लीडर की इसलिए सुनते हैं क्योंकि वह उन्हें इंस्पायर करता है। हर सक्सेसफुल कंपनी के अपने लॉयल कस्टमर होते हैं। कंपटीटर भले ही उससे बेहतर और नया प्रोडक्ट निकाल ले, मगर कस्टमर इतनी जल्दी उसे नहीं खरीदते। वे अपनी पसंदीदा कंपनी और ब्रांड के लिए लॉयल रहते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? कैसे उस कंपनी ने इतने लॉयल कस्टमर बनाए? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस कंपनी ने वाई के पर्पस के साथ शुरुआत की थी। रूल नंबर 1, मैनिपुलेशन वर्सेस इंस्पायरेशन। जब मोटोरोला ने अपना फ्लिप टॉप फोन मॉडल रेजर 2004 में निकाला था, कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये नया फ़ोन खरीदा। मोटोरोला के लिए ये बहुत बड़ी सक्सेस थी। कुल मिलाकर उन्होंने रेजर के 50 मिलियन यूनिट बेचे। हालांकि 4 साल में ही कंपटीटर्स ने रेजर की नकल वाले कई नए फ़ोन मार्केट में उतार दिए थे, और भी बढ़िया फीचर के साथ। तो मोटोरोला की चमक फीकी पड़ गई थी। ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने इंस्पायरेशन के बदले मैनिपुलेशन इस्तेमाल किया, तभी इसने अपने सारे कस्टमर खो दिए। इसमें कोई लॉयल्टी वाली बात नहीं थी। मोटोरोला ने नया प्रोडक्ट निकाला, लोगों को पसंद आया तो लोगों ने खरीदा, मगर किसी और ने जब बेहतर प्रोडक्ट बनाया तो कस्टमर उनकी तरफ खिंच गए। अब अगर मोटोरोला ने लॉयल कस्टमर बनाए होते तो वे सिर्फ मोटोरोला के ही प्रोडक्ट खरीदते। जो मोटोरोला ने रेजर के साथ किया वह सिर्फ एक नोवेलिटी थी, एक तरह का मैनिपुलेशन। मगर लॉयल्टी पाने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ता है। लोगों को इंस्पायर करना इतना आसान नहीं है। जब आप लोगों को मैनिपुलेट करोगे तो वह बस थोड़े से वक्त के लिए ही आपको फॉलो करेंगे। आप भले ही उनसे काम निकलवा लें, मगर उनकी लॉयल्टी हासिल नहीं कर सकते। और कोई भी ग्रेट लीडर ऐसा नहीं करता। जिन तरीकों से किसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है वह है डर, प्रेशर, एस्पायरेशन, प्राइस, प्रमोशन, नोवेलिटी। वोट लेने के लिए कोई पॉलिटिशियन डर का सहारा ले सकता है। वो प्रेशर या पैसा देकर झूठे वादे कर कर अपने लिए जनता का वोट हासिल कर सकता है। इसी तरह सेल्स इंक्रीज करने के लिए कंपनियां भी अपने प्राइस ड्रॉप कर लेती है। कुछ कंपनियां प्रोमोज और इंसेंटिव देती है या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, मगर यह सब एक अच्छे लीडरशिप का एग्जाम्पल नहीं माना जाता। मैनिपुलेशन किसी भी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन को कमजोर ही बनाता है। लोग उन्हें फॉलो तो करते हैं, मगर बस कुछ ही टाइम तक। मैनिपुलेशन के लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है, फिर भी यह इतना इफेक्टिव नहीं होता। और रेजर फोन कोई इनोवेशन नहीं था, तो इसलिए मोटोरोला लोगों को इंस्पायर करने में नाकाम रही। और सन 1984 में जब एप्पल कंपनी बनी, तब से लेकर आज तक उसका यही मोटो रहा। एप्पल ने अपने सभी प्रोडक्ट और एडवर्टाइजिंग में ये बात प्रूव भी की है, जो कुछ भी कंपनी कहती है और करती है उसके पीछे कुछ हटकर करना, यही रीज़न है। और यही एप्पल का स्ट्रॉन्ग पर्पस है जिसे लेकर कंपनी चलती है। जब iTunes ने म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया, सन 2000 के शुरुआती
दिनों में लोग गानों के लिए सीडी बर्न करते थे। रिकॉर्डिंग कंपनियों के लिए पायरेक्स एक बड़ी मुसीबत बन गई थी। तब स्टीव जॉब्स ने आईट्यून निकालकर लोगों के सामने एक अल्टरनेट रखा और आईट्यून और आईपैड ने म्यूजिक इंडस्ट्री को डूबने से बचा लिया। क्या आपको मालूम है कि MP3 प्लेयर असल में एप्पल ने नहीं बनाया था? दरअसल ये क्रिएटिव टेक्नोलॉजी सिंगापुर लिमिटेड के दिमागी उपज थी। लेकिन फिर उसका सारा क्रेडिट एप्पल कैसे ले गया? क्रिएटिव ने अपने प्रोडक्ट को 5 GB MP3 प्लेयर नाम से रिलीज किया था, लेकिन एप्पल ने आईपॉड को कुछ ऐसे पेश किया, 1000 गाने आपकी पॉकेट में। क्रिएटिव ने मार्केट को बताया कि उनका प्रोडक्ट क्या है, पर एप्पल ने आईपॉड क्यों खरीदे ये लोगों को बताया, क्योंकि लोग क्या है नहीं समझते, वे कोई चीज़ क्यों है ये समझते हैं और खरीदते हैं। जब आईफोन के साथ एप्पल ने एक इनोवेशन किया था, ये मोटोरोला के रेजर की तरह सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं था। आईफोन की वजह से ही स्मार्टफोन का ट्रेंड चल निकला। इसे देखकर नोकिया, एरिक्सन और मोटोरोला ने भी अपना टच स्क्रीन वाले फ़ोन निकाले। आईफोन के ग्राफिक इंटरफेस और सिंपल डिज़ाइन ने मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री ही बदल कर रख दी। क्या आपको यह पता है कि साल 2003 में डेल ने अपना खुद का एक MP3 प्लेयर निकाला था, मगर यह उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितनी की कंपनियों को उम्मीद थी। वजह यह थी कि डेल को लोग एक ऐसी कंपनी के रूप में जानते थे जो सिर्फ कंप्यूटर बनाती है। ऐसे में एक उसके मोबाइल या MP3 प्लेयर खरीदना लोगों के गले नहीं उतरा और कुछ सालों बाद डेल ने आखिरकार अपने नए प्रोडक्ट मार्केट से हटा दिए। मगर एप्पल आखिर कैसे कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी से मोबाइल और गैजेट्स बनाने वाली कंपनी बन गई? वो इसलिए क्योंकि एप्पल का एक मकसद था, कुछ अलग सोचना। और यही वजह है कि जो प्रोसेस और प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है उस सब के पीछे कुछ अलग करने की सोच काम करती है। एप्पल ने अपनी शुरुआत वाई के साथ की। सबसे पहले तो कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग पर्पस एस्टैब्लिश किया, जो था सबसे हटकर सोचना। आज हम एप्पल को वाई के लिए जानते हैं, ना कि वाट के लिए। जब कंपनी बनी थी तो इसका लीगल नाम एप्पल कंप्यूटर इंक रखा गया था, लेकिन 2007 में कंपनी ने अपना नाम बदलकर सिर्फ एप्पल इंक कर लिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कंपनी अब कंप्यूटर के अलावा काफ़ी कुछ बनाती है। न कंप्यूटर इंडस्ट्री में बल्कि छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और मोबाइल फ़ोन में भी एप्पल ने अपनी लीडरशिप कायम की। उन्होंने हमेशा अपना पर्पज बनाए रखा, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वे वाट बना रहे हैं। एप्पल ने इनोवेशन करके और दूसरी इंडस्ट्रीज़ में चेंज लाकर वह कर दिखाया जो HP और डेल कंप्यूटर नहीं कर सके। HP और डेल ने भी एप्पल की तरह बनाने की काफ़ी कोशिश की, मगर बन नहीं पाए और फिर वे बस कंप्यूटर बनाने तक ही सिमट कर रह गए। रूल नंबर 2, गोल्डन सर्कल। HP और डेल जैसी कंपनियां वाट से शुरुआत करती है, दोनों बढ़िया फीचर वाले प्रोडक्ट लॉन्च करती है, फिर भी उनके इतने लॉयल कस्टमर नहीं हैं जितने कि एप्पल के हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में अच्छे कंप्यूटर नहीं है, एक से एक बढ़िया कंप्यूटर बढ़िया स्पेक्स के साथ मार्केट में अवेलेबल है, फिर भी मैक लवर सिर्फ एप्पल को सबसे पहले चुनेंगे। जब आप लोगों को बताते हो कि आपका प्रोडक्ट वाट है तो लोग उससे बढ़िया फीचर को अप्रिशिएट भी करते हैं, मगर जब आप उन्हें अपनी कंपनी का पर्पज भी समझाते हैं तब जाकर वे आपके लॉयल कस्टमर बनते हैं। क्योंकि हम इंसानों पर पर्पज, बिलीव और फीलिंग्स का एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारा दिमाग बना ही कुछ इस तरह से है। जिस बात पर कस्टमर बिलीव करते हैं, अगर आपकी कंपनी भी उसी बात पर बिलीव करती है तो कस्टमर कंपनी को लॉयल हो जाते हैं। और जब कंपनी के एम्प्लॉयज भी उस पर्पस को फील करने लगते हैं तो उन्हें अपने काम में और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग पर्पस है तो यकीनन आप लोगों को इंस्पायर करके उन्हें लीड कर सकते हैं। तब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वाट कर रहे हैं। जरा नीचे दिए गए डायग्राम को देखें, इसमें बने सर्कल के सेंटर में वाई लिखा है। यह वाई कंपनी का पर्पस बताता है। उसके बाद अगला लेवल है हाउ, जिसका मतलब है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी प्रोसेस और डिसीजन कैसे लेती है। इसके आउटर लेवल पर लिखा है वाट, जो बताता है कि वह प्रोडक्ट या सर्विस क्या है जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ज़्यादातर कंपनी सर्कल के आउटसाइड से इनसाइड कम्युनिकेट करती है, जो हमेशा यही बताती है कि उनका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, मगर उन्हें यह नहीं पता होता कि एक पर्पस के साथ लेकर चलने से लोगों पर इसका ज़्यादातर इफेक्ट पड़ता है। ज़्यादातर कंपनीज के पास कोई क्लियर पर्पस नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। वही दूसरी तरह एप्पल जैसी कंपनी इसलिए सक्सेसफुल होती है क्योंकि वह इनसाइड से आउटसाइड कम्युनिकेट करती है। जो कुछ एप्पल करती है उसके कोर में एक पर्पस होता है और वह पर्पस है कुछ अलग सोचना, और कस्टमर ये बात समझते हैं तभी तो उन्हें एप्पल के हर प्रोडक्ट में वो पर्पस दिखाई देता है जो उन्हें खरीदने के लिए इंस्पायर करता है। यहाँ कस्टमर इसलिए लॉयल है क्योंकि वे भी एप्पल की तरह कुछ अलग सोचने पर बिलीव करते हैं। अगर आप लीड करना चाहते हैं तो यह ना सोचें कि आप लोगों को वाट दे सकते हैं, आप वाई से शुरुआत करें और लोगों को अपना पर्पस बताएं। अगर लोग भी उसी पर्पस पर बिलीव करते हैं जो आपका है
तो यकीनन वे आपके लॉयल बन जाएंगे। वे आपसे इंस्पायर होकर आपको फॉलो करने लगेंगे। और इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को याद रखिए, इसे गोल्डन सर्कल कहते हैं, जिसमें वाई है आपका पर्पस, हाउ है प्रोसेस और वाट है आपका प्रोडक्ट। रूल नंबर 3, मोर देन मच। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हम इंसानों में पैदाइशी होता है। हम हमेशा सेफ और कनेक्टेड फील करना चाहते हैं। यह एक ह्यूमन नीड है कि हम अपने आसपास से जुड़े रहना चाहते हैं। जब हम वेकेशन के लिए अपनी कंट्री से बाहर जाते हैं तो वहाँ अपनी कंट्री के लोगों को देखकर हमें अच्छा लगता है। हमें यह फील होता है कि हम अपने ही लोगों के बीच हैं। इसी तरह हम उन्हीं कंपनी के साथ बिलोंगिंग फील करते हैं जिनके बिलीव हमारे जैसे हों। हम उनके प्रोडक्ट इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमारा वाय सेम होता है। इसमें हमें पता चलता है कि जिस बात पर हम यकीन करते हैं कंपनी भी करती है। वे प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स हमें बिलोंगिंग फील कराते हैं और हम इस तरह से कंपनी के बाकी प्रोडक्ट से भी कनेक्टेड फील करने लगते हैं। वाई से अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करने से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि हम इंसान अपना हर काम फीलिंग की वजह से ही करते हैं। ये गोल्डन सर्कल काफ़ी इफेक्टिव है क्योंकि ये हमारे दिमाग के मेजर लेवल से रिलेट करता है। आप वाट बनाते हैं, इससे ज़्यादा आप वाई बनाते हैं, इस बात का असर लोगों पर ज़्यादा पड़ता है। दोस्तों, इस बुक में ऑथर ने कुछ ब्रांड्स के वाई का एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल नंबर 1, स्टारबक्स। जो स्टारबक्स ऑफर करता है वो वाट उनका प्रोडक्ट कॉफ़ी है, मगर उनका पर्पस वाई है लोगों को कॉफ़ी पीते हुए कंफर्टेबल फील कराना। यह सब जानते हैं कि स्टारबक्स अपने कस्टमर को एक नाइस फीलिंग और नाइस एक्सपीरियंस देता है। यूँ तो बाकी कॉफ़ी शॉप्स भी हैं जहाँ लोग बैठकर बढ़िया कॉफ़ी पी सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग फीलिंग्स की वजह से स्टारबक्स को चूज़ करते हैं। जब हॉवर्ड शुल्ज ने सन 1982 में इस कंपनी को ज्वाइन किया था, ये सियाटल में स्टारबक्स की सबसे पहली ब्रांच खुलने के 10 साल बाद की बात है। लेकिन हम आज स्टारबक्स को जिस चीज़ के लिए जानते हैं वो हॉवर्ड शुल्ज की वजह से है। ये उनकी ही सोच थी कि स्टारबक्स एक कॉफ़ी से कहीं बढ़कर है। शुल्ज कंपनी के तीनों फाउंडर की वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए थे क्योंकि जो वे देख रहे थे वे तीनों फाउंडर नहीं देख पा रहे थे। जेफ सिगल, जेरी बॉल्डिन और गॉर्डन बावलर कस्टमर को सिर्फ कॉफ़ी बेचकर ही खुश थे। शुल्ज इटली के एप्रेसो बार से काफ़ी इंस्पायर थे। वे अपने कस्टमर को एक ऐसा कंफर्टेबल प्लेस देना चाहते थे जहां बैठकर वे आराम से कॉफ़ी के सिप ले सके। शुल्ज स्टारबक्स को लोगों के लिए एक थर्ड स्पेस बनाना चाहते थे जो आराम के कुछ पल गुजारने के लिए घर और ऑफिस के अलावा एक और जगह हो। शुल्ज के स्टारबक्स ज्वाइन करने से पहले यूनाइटेड स्टेट में बहुत कम कॉफ़ी शॉप हुआ करती थी, वह भी सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। लेकिन स्टारबक्स के आने से यूनाइटेड स्टेट में कॉफ़ी पीना एक कल्चर बन गया। इसने कॉफ़ी पीने का एक नया माहौल बना दिया जहां बैठकर लोग रिलैक्स कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, अपने लैपटॉप पर काम कर सकते हैं या फिर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा सकते हैं। और यह हॉवर्ड शुल्ज के स्ट्रॉन्ग विजन की वजह से ही पॉसिबल हुआ। उनके पास स्टारबक्स को चलाने का एक पर्पस था। इन 10 सालों में स्टारबक्स के शॉप की गिनती 1000 से बढ़कर 13,000 ब्रांचेस के ऊपर पहुंच गई थी। हॉवर्ड शुल्ज एक ग्रेट लीडर है क्योंकि उन्होंने वाई से शुरू किया। वे स्टारबक्स में एक पर्पस के साथ आए थे। वे लोगों को कंफर्टेबल फील करवाना चाहते थे और लोगों ने इस फील के रिलेट किया और उनके लॉयल कस्टमर बन गए। बेशक और भी कॉफ़ी शॉप्स होंगी जहां बढ़िया कॉफ़ी मिलती है, पर स्टारबक्स ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। इसने कॉफ़ी पीने का एक नया कल्चर निकाला जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया और यही इसकी सक्सेस का सीक्रेट है। तो हम कह सकते हैं कि स्टारबक्स ने सोसाइटी बदल दी। एग्जाम्पल नंबर 2, हार्ले डेविडसन। क्या आपने किसी आदमी को हार्ले डेविडसन के टैटू के साथ देखा है? वाई कोई किसी कंपनी के लोगों का टैटू अपनी बॉडी पे बनवाएगा? क्या लोग अपनी बॉडी में किसी और कंपनी का टैटू बनवाते हैं? लोग हार्ले डेविडसन का टैटू अपनी बॉडी में इसलिए बनवाते हैं क्योंकि हार्ले डेविडसन को अपना पर्पस लोगों को समझाना बड़े अच्छे से आता है। हार्ले डेविडसन का ये लोगो एक बिलीव का सिंबल बन गया और अमेरिका में तो ये टैटू काफ़ी कॉमन है। जो लोग हार्ले चलाते हैं उनके लिए हार्ले सिर्फ एक ब्रांड नहीं है बल्कि लाइफ स्टाइल है। और हार्ले ने यह मुकाम अपने कई सालों की मेहनत, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और क्लैरिटी से पाया है। और जो कुछ भी हार्ले डेविडसन करता है और कहता है वह उसके बिलीव के साथ चलता रहा है। उसमें कोई चेंज नहीं आया कभी। कंपनी ने अपने कुछ असूल बनाए थे जिन्हें वह आज तक फॉलो करते आ रही है। कंपनी ने अपना एक क्लियर पर्पस रखा था जिसे उसने लोगों तक पहुंचाया। लोगों ने उनकी बात समझी और इंस्पायर हुए। धीरे धीरे कंपनी का ये लोगो सिर्फ एक सिंबल नहीं बल्कि एक बिलीव बन गया। हर प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है उसके पीछे यही बिलीव काम करता है। अपनी बॉडी में हार्ले डेविडसन का टैटू बनवाने वाले रैंडी फाउलर कहते हैं कि ये टैटू मेरी पहचान का सिंबल है, या यूँ कहें कि ये मेरी पहचान है और मेरी पहचान है कि मैं एक अमेरिकन हूँ।
एग्जाम्पल नंबर 3, डिज्नी। हमें गोल्डन सर्गर के बारे में पता है कि सीईओ कंपनी का लीडर होता है जिसका काम है कंपनी के लिए एक पर्पस सोचना। सीईओ के नीचे एग्जीक्यूटिव काम करते हैं जिन्हें सीईओ के पर्पस में बिलीव होता है। उन्हें पता है कि इस पर्पस को कैसे रियलिटी में बदलें। वाई टाइप के लोग हैं जो विजनरीज होते हैं। ये ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और इस बात पर बिलीव करते हैं कि जो वे सपने देखते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, उन बातों को रियलिटी में बदला जा सकता है। हाउ टाइप के लोग रियलिस्टिक होते हैं यानी प्रैक्टिकल। वे दुनिया को रियल तरीके से देखते हैं। ये लोग सपने नहीं देखते बल्कि जो सामने दिख रहा है उसी पर यकीन करते हैं। ये हाउ टाइप के लोग ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, चीज़ें कैसे हासिल किया जाए ये बात उन्हें अच्छी तरह पता होती है। वे काम निकलवाने में माहिर होते हैं। इसलिए वाई टाइप के लोग बिना हाउ टाइप के कुछ नहीं कर सकते। अब हम वाल्ट और रॉय डिज्नी ब्रदर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। वाल्ट डिज्नी पहले एक एडवर्टाइजिंग फर्म में कार्टून आर्टिस्ट का काम करते थे। उन्हें एनिमेटेड मूवीज बनाने का शौक था। ये सन 1923 की बात है, तब हॉलीवुड में इतनी तरक्की नहीं की थी। अपने भाई वाल्ट डिज्नी से 8 साल बड़े रॉय डिज्नी एक बैंकर थे। रॉय को अपने भाई वाल्ट के टैलेंट और इमेजिनेशन पर पूरा भरोसा था, मगर वो यह भी जानते थे कि पैसे या बिजनेस के मामले में वाल्ट बहुत अच्छे नहीं हैं। ज़्यादातर वाई टाइप के लोगों की तरह वाल्ट को भी बड़े बड़े रिस्क लेने की आदत थी। वाल्ट ज़्यादातर फ्यूचर के सपनों में खोए रहते थे। एक बायोग्राफर ने बताया कि वाल्ट डिज्नी कार्टून बनाता था और सपने देखता था, मगर रॉय उसकी परछाई में रहकर एक बड़ा बिजनेस एम्पायर तैयार कर रहा था। रॉय ने फाइनेंस और बिजनेस के अपने टैलेंट को इस्तेमाल किया। रॉय की मदद से ही वाल्ट अपने सपनों को रियल कर पाया। रॉय डिज्नी ने बुएना विस्टा कंपनी बनाई जो डिज्नी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करती थी। रॉय डिज्नी की तरह बहुत से हाउ टाइप फंक्शनल एंड सक्सेसफुल होते हैं, मगर उनका काम दुनिया बदलना नहीं है। वे किसी को भी इंस्पायर नहीं करते। इंस्पायर करते हैं सिर्फ वाई टाइप्स के लोग जैसे वाल्ट डिज्नी। लेकिन हाउ टाइप के बिना वाई टाइप के लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अगर दोनों मिल जाएं तो उनकी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप से $1 बिलियन कंपनी खड़ी की जा सकती है। एग्जाम्पल नंबर 4, बिल गेट्स। बिल गेट्स जैसे ग्रेट लीडर्स में एक करिश्मा होता है क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है। अपने बिलीफ को वे एक नाम और एक पहचान देते हैं और उसे दुनिया तक पहुंचाते हैं। ग्रेट लीडर्स एक विजन लेकर चलते हैं जो पर्सन से कहीं बढ़कर होता है। उनके पास दुनिया के लिए कुछ प्लान, कुछ कॉज होते हैं। उनकी अपनी ज़िंदगी उनके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती। बिल गेट्स मानते थे कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। वे ऑप्टिमिस्टिक थे। वे मानते थे कि अगर ऑब्स्टेकल हटा दिया जाए तो कोई भी इंसान अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकता है। वे उन्हें इस बात पर पूरी तरह यकीन था कि अगर लोगों को यूजफुल टूल्स दिए जाए तो वे सक्सेसफुल बन सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं। हर घर में, हर डेस्क में एक कंप्यूटर हो, यही बिल गेट्स का विजन है और उन्होंने अपना यह विजन माइक्रोसॉफ्ट बनाकर पूरा किया। बिल गेट्स ने पावर पॉइंट बनाया, एक्सेल और वर्ड बनाया ताकि लोग अपनी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बन सके। उन्होंने विंडोज बनाकर लोगों की मदद की जिससे वे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सके। बिल गेट्स के पास एक विजन था कि लोग टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सके। माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ने के बाद भी बिल गेट्स अपने विजन को लेकर चलते रहे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाई। ये अब कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, मगर उन्होंने लाखों करोड़ लोगों का एक उनकी लाइफ इंप्रूव करने की अपॉर्चुनिटी दी। बिल गेट्स मानते थे कि गरीब लोगों को अपॉर्चुनिटी देने से उन्हें खुद को ऊपर उठाने का मौका मिलेगा, उन्हें एम्पावरमेंट देने का एक ऐसा जरिया बन सकता है। बिल गेट्स ने अपना पॉइंट चेंज किया, मगर उनका पर्पस, उनका विजन कभी नहीं बदला। एग्जाम्पल नंबर 5, वोल्क्सवैगन। क्या आपको वोल्क्सवैगन का मतलब पता है? जर्मन में इसका मतलब होता है लोगों की कार। 70 के टाइम में वोल्क्सवैगन हैप्पी कल्चर का सिंबल बन गई थी। कंपनी ने हमेशा ऐसी गाड़ियां बनाई जिसे एवरेज लोग अफोर्ड कर सकें। हालांकि 2004 में कंपनी ने एक नई लग्जरी कार फोटोन मार्केट में उतारी जिसकी कीमत थी $70,000। यह कार बहुत बढ़िया फीचर के साथ अवेलेबल थी। इसके कंपटीटर BMW 7 सीरीज और S क्लास मर्सिडीज बेंच थी, मगर फोटोन सक्सेसफुल नहीं हुई। कार की बस गिनी चुनी यूनिट ही बिकी क्योंकि लोगों को कार ज़्यादा पसंद नहीं आई। वजह यह थी कि यह लग्जरी लोगों को समझ से परे थी, क्योंकि वोल्क्सवैगन ने हमेशा आम आदमी के लिए अफोर्डेबल गाड़ियां ही बनाई थी, मगर होंडा और टोयोटा के पास बेटर आइडिया था। एग्जाम्पल नंबर 6, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वाल्टन बहुत डिप्रेशन में पलकर बड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें हार्ड वर्क की वैल्यू पता थी। उन्होंने आर्कन्स वाल्टले में पहला वॉलमार्ट स्टोर खोला। तब यह बस एक रिटेल शॉप थी।
वहाँ पर ऐसी और भी रिटेल शॉप थी जहाँ बहुत सस्ता सामान मिलता था, लेकिन सिर्फ वॉलमार्ट ही टॉप में पहुँचा और वॉलमार्ट कुल 44 बिलियन की एनुअल सेल्स करता था। लेकिन इसका सीक्रेट सैम वाल्टन का हार्ड वर्क और स्टोर के चीप प्राइस नहीं है। इसका सीक्रेट है वाल्टन का पर्पस। उनके स्टोर शुरू करने के पीछे एक बहुत गहरा कॉज छुपा था, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीव जिसने उन्हें हमेशा मोटिवेट किया, और वे बिलीव था सैम का लोगों पर यकीन। वे लोगों का ध्यान रखने में बिलीव करते थे। जैसे सैम वाल्टन को लगता था कि अगर वो लोगों का ध्यान रखेंगे तो बदले में लोग भी उनका ध्यान रखेंगे। जितना वॉलमार्ट अपने एम्प्लॉयज, अपने कस्टमर और अपनी कम्युनिटी को देते थे, बदले में उससे कहीं ज़्यादा वॉलमार्ट को मिलता था। सैम वाल्टन वीकेंड्स पर भी काम करते थे। वे अपने पिकअप ट्रक खुद ही चलाते थे। वे अपने हर एम्प्लॉयज़ के बर्थडे याद रखते थे, और इतना ही नहीं, वो बहुत हम्बल भी थे। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में लोगों को सेवा के लिए डेडिकेट कर दी थी। जो सैलरी वो लेते थे वो सालाना लगभग $3,50,000 से भी कम था। सैम वाल्टन का पर्पस यही था कि वे लोगों को सर्व करना चाहते थे। ये पर्पस उनकी अपनी ज़िंदगी से भरा था, और यही वजह है कि वॉलमार्ट शॉपिंग की दुनिया में इतना सक्सेसफुल रहा। वॉलमार्ट सैम वाल्टन के इसी पर्पस को पूरा करने के लिए बना था। 1992 में बोन मैरो कैंसर की वजह से सैम वाल्टन इस दुनिया से चल बसे। उनके मरने के बाद उनके बड़े बेटे एस रॉबसन वाल्टन वॉलमार्ट के चेयरमैन बने। रॉबसन ने कहा कि कंपनी की पॉलिसी, कंट्रोल और डायरेक्शन सब कुछ पहले की तरह ही चलता रहेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। सैम वाल्टन की मौत के बाद वॉलमार्ट में काफ़ी चेंजेस आए। कई कस्टमर और एम्प्लॉयज़ ने बदसलूकी की कंप्लेंट्स की। कुछ टाइम बाद वॉलमार्ट का बंटवारा हो गया और कोस्टको नाम से एक नया रिटेल स्टॉल खोला गया। सैम वाल्टन के जाने के बाद कोई भी सीईओ उनके पर्पस को बरकरार नहीं रख पाया। लोगों को सर्व करने का सैम का बिलीव और किसी के पास नहीं था। नतीजा यह रहा कि धीरे धीरे वॉलमार्ट अपनी रेपुटेशन खोता चला गया। 2009 में माइकल टी नए सीईओ बने, जिनकी सैलरी ईयरली $5.43 मिलियन थी। तो दोस्तों, एंड में बुक का कंक्लूजन यही है कि स्टीव जॉब, बिल गेट्स और सैम वाल्टन जैसे ग्रेट लीडर्स ने अपने वाई को एक पहचान दी। जब जॉब्स ने एप्पल छोड़ा, गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट और वाल्टन ने वॉलमार्ट छोड़ा, तो इन सब कंपनियों के कामकाज में गड़बड़ होने लगी, क्योंकि अपने ग्रेट लीडर के बिना कंपनी अपना पर्पस भूल गई थी। सिर्फ ग्रेट क्रेडेंशियल का होना जरूरी नहीं है। हर कंपनी के आने वाले सीईओ को अपने ग्रेट लीडर से इंस्पायर होना बहुत ज़रूरी है। उसे उस बात पर पूरी तरह बिलीव होना चाहिए जिस पर कंपनी के फाउंडर को बिलीव है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कंपनी कभी भी अपना पर्पस क्लियर नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे उसकी रेपुटेशन भी खो जाएगी। लेसन यही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके पर्पस बहुत ही डीपली रूटेड हो। भले ही कंपनी का फाउंडर रहे या ना रहे, मगर उसका पर्पस हमेशा चलता रहे, तभी वह कंपनी सक्सेस के रास्ते में आगे बढ़ती रहेगी। अब आप ये समझ गए होंगे वाई से शुरुआत करना क्यों ज़रूरी है। अपने पर्पस के बारे में सोचें, वो क्या हो सकता है, ऐसा क्या है जिस पर आप बिलीव करते हैं, और जब आपको इन सवालों के जवाब मिल जाए तो अपना हाउ यानी प्रोसेस और वाट यानी प्रोडक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दें कि कैसे आप उसे अचीव कर सकते हैं। अपने विजन को कभी भी आंखों से ओझल ना होने दें। जो आप सोचते हैं, करते हैं और कहते हैं उस पर ध्यान दें। बस इस बात का ख्याल रखें कि ये सब आपके पर्पस के साथ मैच करें। एक बात और याद रखें कि आपका पर्पस जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आप कुछ नया सीख पाएँ तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में ऐसे ही मैं आपको यूज़फुल वीडियो देता रहूँ।